नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों पर जारी विरोध के बीच सरकार की ओर से किसानों ने संवाद साधने की कोशिश हो रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। करीब 1660 करोड़ रुपए 35 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए। किसानों की फसलों को विभिन्न वजहों से जो नुकसान हुआ, राज्य सरकार की ओर से उसकी भरपाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किसानों के नाम लिखे गए पत्र को पढ़ने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री के पत्र में किसानों को लेकर उनकी भावनाएं व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि कृषि मंत्री ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की है। एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया गया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो इसे जरूर पढ़ें। किसान आंदोलन के 23वें दिन भी जारी है, तो वहीं किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट किया और सरकार बनने पर हमने कृषि कानूनों पर नए सिरे से चर्चा की है, ये कहा। कृषि मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकारों को मॉडल कानून भेजे गए थे, मुख्यमंत्रियों की कमेटियों में चर्चा हुई, विपक्ष बेवजह किसानों को गुमराह कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर घेरा है। राहुल ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि किसान आंदोलन में अब तक 22 किसानों की मौत हो चुकी है। राहुल ने एक अखबार की कटिंग साझा करते हुए लिखा कि और कितने अन्नदाताओं को कुर्बानी देनी होगी, कृषि विरोधी कानून कब खत्म होंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 52 में फूल मंडी का निर्माण किया जाना है। फूल मंडी के निर्माण को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खुद प्रस्तावित जमीन पर पहुंचकर वहां के अधिकारियों से जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए। फूल मंडी से किसानों को लाभ मिलेगा और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में अच्छे फूल की बिक्री भी लोगों को फायदा मिलेगा। कृषि मंत्री ने आदेश दिए हैं कि जल्द ही निर्माण शुरू करवाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। ये फूल मंडी 8 एकड़ में बनाई गई है। आढ़तियों ने खांडसा मंडी में जो समस्याएं हैं उन्हें कृषि मंत्री के सामने रखा। पानी निकासी, सड़क निर्माण और रोड के चौड़ीकरण के बारे में बताया, जिसको लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि जल्द समस्याओं को खत्म किया जाएगा। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि सरकार उनके हित में जो कदम उठा रही है वो बेहतरी के लिए है। किसानों को आंदोलन वापस लेकर सरकार से बातचीत करनी चाहिए। जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र किसान की तरफ से जो कृषि बिल लाए गए हैं वो किसानों के उत्थान और विकास के लिए है। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर अंशु मलिक को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। लिखा कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे आकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। रेवाड़ी में कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने नगर परिषद चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि स्थानीय मुद्दे के दम पर कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगी और वर्षों से नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर शहर को नई दिशा और दशा दी जाएगी। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी का प्रचार लगातार जारी है। पार्टी की तरफ से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा हर रोज लोगों के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रही है। प्रचार अभियान की शुरुआत शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड नंबर 11 से की। यहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया और पार्टी के लिए लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान शक्ति रानी शर्मा को भारी जन समर्थन मिलता हुआ भी नजर आया। वार्ड नंबर 11 की जनता ने हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के सामने इलाके की समस्याएं भी रखी, जिसका समाधान का भरोसा शक्ति रानी शर्मा ने यहां की जनता को दिया। इससे पहले पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड नंबर 1 में जन समस्याएं सुनते हुए कहा था कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही इलाके की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टी अंबाला के युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रही है। निगम से भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा भी हरियाणा जनचेतना पार्टी की तरफ से किया गया। अंबाला नगर निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी की लोकप्रियता से विरोध घबरा गए हैं, तो वहीं इसके चलते कई जगह विरोधियों ने जनचेतना पार्टी के बैनर और पोस्टर फाड़ दिए। वार्ड नंबर 11 में जब हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार चुनाव प्रचार कर रही थी तो स्थानीय लोगों ने उनका समर्थन किया। इस दौरान वार्ड नंबर 11 में रहने वाली करनैलो देवी ने बताया कि ना तो उनके बच्चों को रोजगार मिला है और ना ही कोई काम हुआ है। करनैलो देवी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपने कार्यकाल में अंबाला के लिए खूब काम किया और इस बार भी उन्होंने
उन्हें विनोद शर्मा और हरियाणा जनचेतना पार्टी से ही उम्मीद है। हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा चुनाव प्रचार के लिए अंबाला के अलग अलग इलाकों में जा रही हैं और इस दौरान युवाओं और बुजुर्गों से वो संवाद भी कर रही हैं। वार्ड नंबर 11 में चुनाव प्रचार के दौरान शक्ति रानी शर्मा छोटे छोटे बच्चों को देखकर रुक गई। बच्चों को शक्ति रानी शर्मा ने खिलाया और उनके परिजनों से भी बातचीत की। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा करनाल के नानकसर गुरुद्वारे साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन किए और कहा कि संत की दी गई कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। राजहट देश के लिए कभी फायदेमंद नहीं है। लघु सचिवालय के सामने कांग्रेस नेताओं ने मौन व्रत रखकर बाबा राम सिंह जी को श्रद्धांजलि दी और कहा किसान मर चुके हैं, सरकारों को किसान की सुध लेनी चाहिए। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान चली गई है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने 1 घंटे का मौन धारण किया। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि सरकार को 3 कृषि बिलों पर किसानों की बात सुनकर कोई हल निकालना चाहिए और इन बिलों पर कोई ठोस कानून बनाना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिले और आम जनता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां कुछ शरारती तत्वों ने प्रधानमंत्री ऑफिस के संसदीय कार्यालय को बिक्री के लिए OLX पर डाल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय की तस्वीर खींचकर OLX पर डाल दी गई और इसकी कीमत करीबन 7.5 करोड़ रुपए बताई गई। OLX पर जो विज्ञापन दिया गया उसमें दफ्तर के अंदर की जानकारी भी दी गई थी। जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो विज्ञापन को हटवाया गया और पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की, जबकि 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जाखल में नगरपालिका भवन में अस्थायी रैन बसेरा बनाया हुआ, लेकिन नगरपालिका स्टाफ सदस्यों की लापरवाही के चलते वहां लाइट का प्रबंध न होने से कोई भी घटना घट सकती है। नायब तहसीलदार ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। अस्थायी रैन बसेरे में लाइट व्यवस्था न होने पर नायब तहसीलदार ने संबंधित विभाग को तुरंत व्यवस्था करने की दिशा निर्देश दिए। नायब तहसीलदार ने बताया कि व्यवस्था तो की हुई है लेकिन लाइट व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए नगरपालिका कर्मियों को प्रबंध करने के आदेश दे दिए हैं। जो भी मुसाफिर यहां रुक रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। लगातार प्रयासों के बावजूद ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालक सरकार के आदेशों की उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहीं अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो वाहन चालक पकड़े जाएंगे उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। यमुनानगर में इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया गया है, जहां 6 ड्राइविंग लाइसेंस और RC को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई, तो वहीं ITA सचिव के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। RTA सचिव ने ये कहा कि यमुनानगर में पिछले महीने 153 चालान करके 51,76,000 का राजस्व जुटाया गया, तो वहीं ओवरलोडिंग से दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। यमुनानगर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह का बने रहने की उम्मीद है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है और कोहरे और ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड गेहूं और सरसों की फसल के लिए जहां एक तरफ फायदेमंद है, तो वहीं आने वाले 2-3 दिन में और भी ठंड बढ़ने के आसार है। मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। कैथल शुगर मिल ने गन्ना पेराई सत्र में गन्ना पेराई और चीनी उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया। हरियाणा की 10 शुगर मिल के रिकवरी दर के मामले में कैथल दूसरे नंबर पर है। पिछले पेराई सत्र में अब तक 5,38,300 क्विंटल गन्ने की करीब 45,100 क्विंटल चीनी उत्पाद की थी और इस सत्र में 7,87,000 क्विंटल गन्ने की पेराई करके 66,250 क्विंटल चीनी उत्पादित की गई। कोरोना काल में मौजूदा साल शुगर इंडस्ट्रीज और किसानों के लिए चुनौती भरा रहा। शुगर मिल अधिकारियों के मुताबिक इंडस्ट्री में कच्चे माल की कमी होने और किसानों में लेबर की कमी समस्या से जूझते हुए पेराई सत्र सफलतापूर्वक चला। रतिया के टोहाना रोड पर पशुओं के बाड़े में रखी पराली में भयंकर आग लग गई। आग में 1 दर्जन से भी ज्यादा पशु जिंदा जलकर मर गए। 4 दर्जन के करीब पशु घायल हो गए। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने पशुओं को आग से बाहर निकाला और इसके बावजूद भी 1 दर्जन से ज्यादा पशु जिंदा जलकर मर गए। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई थी, मगर पुलिस मौके पर पहुंची नहीं और आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सरपंच ने मुआवजा देने की मांग की है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के उपवास के जवाब में अब बीजेपी भी उपवास का सहारा लेगी। कृषि कानूनों के पक्ष में बीजेपी की तरफ से पूरे प्रदेश में 19 दिसंबर को 1 दिन का उपवास रखा जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के सांसद, विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहेंगे और इस उपवास में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होंगे।
फतेहाबाद में बीजेपी को ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। 19 दिसंबर को बीजेपी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपवास रखेगी। जिला स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता कृषि कानूनों के समर्थन में उपवास रखेंगे। किसान आंदोलन को अब आम लोगों का समर्थन मिल रहा है और ऐसी ही खबर सिरसा से भी सामने आई है, जहां गाड़ियों के एक मैकेनिक ने किसानों का समर्थन देने का ऐलान किया। तो वहीं मैकेनिक ने कहा है कि आंदोलन में जा रहे किसी भी किसान भाई की गाड़ी सिरसा के आसपास 50 किलोमीटर के इलाके में अगर खराब होती है तो उनकी टीम वहां पहुंचकर उनको मदद देगी। पंचकुला में कड़कती ठंड के बीच किसानों के समर्थन में बच्चे और बुजुर्ग उतरे हैं। सेक्टर 14 में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की है और साथ ही जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे, ये कहना है। टिकरी बॉर्डर पर कृषि अध्यादेशों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों में से एक किसान को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। मृतक किसान पंजाब के भटिंडा जिले के गांव तोंगवाई का बताया जा रहा है। मृतक किसान की पहचान जयसिंह के रूप में हुई है। एक अन्य किसान कुलविंदर की भी बीच रास्ते में ट्रॉली गिरने की वजह से मौत हो गई। किसान नेताओं की माने तो किसान कुलविंदर टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहा था, लेकिन इसी बीच रास्ते में उसकी ट्रॉली नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। जयसिंह और कुलविंदर की मौत पर दुख जताते हुए किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर ही मन से मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी। किसान नेताओं का कहना था कि सर्दी कितनी भी बढ़े लेकिन किसान अनुशासित संघर्ष करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अब किसानों का ये आंदोलन नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अब राज्यों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का किसान एकजुट है और आम आदमी के साथ साथ व्यापारी संगठनों के अलावा दुकानदारों का भी समर्थन किसानों को मिल रहा है। बीजेपी जाखल मंडल परीक्षण शिविर का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने नारेबाजी करते हुए जाखल के अग्रसेन चौक में धरना प्रदर्शन किया। किसान जाखल में अग्रसेन चौक पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहेंगे और बीजेपी जश्न मना रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सोनीपत पहुंचे, नगर निगम चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और इस मौके पर उन्होंने किसान आंदोलन पर भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा कोर्ट में है और इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान आंदोलन पर ओम प्रकाश धनखड़ ने सरकार का पक्ष लेते हुए भी नजर आए। कैथल की पराली की गांठों की प्रोत्साहन राशि के लिए 4,682 किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया। लगभग 30,182 एकड़ एरिया रजिस्टर किया गया। कृषि उपनिदेशक ने यह बताया कि जिन किसानों ने पराली की गांठें बनवाई हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कुरुक्षेत्र में धान की खेती छोड़कर मक्के की खेती करने वाले किसानों को फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद हो नहीं रही, प्राइवेट बेचने पर सही रेट नहीं मिल पाते, घर में इतनी भी जगह नहीं है कि वो अपनी फसलों को स्टोर करके रख सके। चरखी दादरी के गांव खातीवास में 152 कॉरिडोर में अधिकृत जमीन पर प्रशासन को कब्जा लेनी है और गांव में ग्रामीण पिछले काफी समय से धरना दे रहे हैं। धरना स्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं इकट्ठे हो गई, जिसके कारण विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने कब्जे की कार्रवाई को रोककर एसडीएम को ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए भेजा। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी अधिकृत जमीन का मुआवजा मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिले और बनने वाले रोड के नीचे से पुलिया बने, जिससे किसानों को दिक्कत ना हो। सिरसा में प्रोफेसर समर सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र के सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन को हरियाणा सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्थापित किया गया है। इसके प्रसारण की शुरुआत से किसानों को मौसम संबंधित जानकारी, विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों की सलाह, पशुपालन और गृह विज्ञान के संबंधित नवीनतम जानकारियां प्रदान की जाएंगी। कोरोना काल के चलते केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई ई-संजीवनी योजना आम लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। जिला सिविल सर्जन के अनुसार पहले इस योजना के तहत 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर रजिस्टर थे, लेकिन अब कुल 15 डॉक्टर के नाम पर इस योजना के ऐप में रजिस्टर कराने के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला जेल में भी एक स्टूडियो बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि कैदियों को जेल में बैठे हुए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके और कैदियों को हॉस्पिटल ना लाना पड़े। सिरसा वासियों को मेडिकल कॉलेज का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए प्रशासनिक कवायद शुरू हो चुकी है। बैठक में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 21 एकड़ जमीन का चयन किया गया। उपायुक्त सहित अन्य अधिकारी भी चयनित जमीन का मुआयना करने पहुंचे।
इस जमीन को स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर किया जाएगा और इसके बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीन को लेकर डॉक्टरों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। डॉक्टरों के साथ आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। फतेहाबाद में पहले चरण में 5000 हेल्थ वर्कर का रजिस्ट्रेशन किया गया। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में काम करने वाले हेल्थ वर्कर को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। अगर किसी को कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए मैनेजमेंट सेंटर बनाए गए हैं। फतेहाबाद के सरकारी और प्राइवेट फिजिशियन को मैनेजमेंट सेंटर का इंचार्ज बनाया गया है। साइबर सिटी में कपड़े से बने थैले के बैंक की शुरुआत हो चुकी है। 20 महिलाओं के समूह द्वारा तैयार किए गए कपड़े के थैले साइबर सिटी के बाजारों में उपलब्ध करवाए गए हैं। देश में 24 घंटे में 26,754 नए केस आए सामने, 342 मरीजों की मौत, तो वहीं 99,77,000 से ज्यादा टोटल एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना का शिकंजा लगातार जारी है। 24 घंटे में सामने आए हैं 1363 नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में सामने आए 65 लोगों की मौत, तो वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 48,499 के पार, तो वहीं 60,905 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से लगातार हाहाकार, एक दिन में सामने आए 1,174 नए केस, अभी 9,000 से ज्यादा टोटल एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में सामने आए 1,528 नए केस, अब तक 5,44,503 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना से 13,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में सामने आए 1,122 नए केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 534 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 8,77,000 के पार, 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 7,52,00,000 के पार, अब तक 16,68,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में 2 करोड़ के पार एक्टिव केस। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद, कुल मरीजों की संख्या 1,76,00,000 के पार, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए ठीक। पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,84,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 71,11,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 27,62,000 के पार और अब भी 5,10,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 49,151 मरीजों की मौत।